माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश करा, उस टॉपिक का नाम था स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऐसे आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और अगर आईयूपीएसी नाम अलग हो जाए तो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाता है। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर के बारे में। अब स्टीरियो आइसोमर्स जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो क्या कहानी है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। फिर आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब आईयूपीएसी नाम के बारे में अगर बात करें तो वो भी बच्चों सेम होगा। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, आईयूपीएसी नाम सेम हो, उसके बाद बच्चों आप स्ट्रक्चरल की जगह स्टीरियो आइसोमर चेक करेंगे। और अगर 3D में अरेंजमेंट अगर डिफर कर जाता है, 3D में अरेंजमेंट डिफर कर जाता है तो बेटा उसे स्टीरियो आइसोमर के कैटेगरी में रखा जाता है। अब स्टीरियो आइसोमर का कैटेगरी हमने दो कैटेगरी डिसाइड करा, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, और एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। भाई साहब एक बात ध्यान रखना कि लोगों का कन्फर्मेशनल कॉन्फिगरेशनल में बेटा आता है जीआई एंड ओआई। जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ओआई बोले तो ऑप्टिकल आइसोमर। भाई साहब कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल खत्म हो जाता है, यही पता नहीं होता कि कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल में अंतर क्या है। तो भैया ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से बनते हैं वो कन्फर्मेशनल आइसोमर के कैटेगरी में रखे जाएंगे, और जो फ्री रोटेशन से नहीं बनते हैं वो कॉन्फिगरेशनल के कैटेगरी में रखे जाएंगे। मतलब जिसमें फ्री रोटेशन होता है वो कन्फर्मेशनल का कैटेगरी है। जैसे ये डीएन ब्रांड यहां पर खड़ा है और अभी ये डांस किया तो ये डीएन का कन्फर्मर बन गया, ये डांस करा तो ये डीएन का कन्फर्मर बन गया, ये डांस करा, ये डांस करा, ये डांस करा, ये सब क्या है, ये डीएन के कन्फर्मेशनल आइसोमर है। मतलब ये डीएन सर है और रोटेशन से जो डिफरेंट अरेंजमेंट बन रहा है उस डिफरेंट अरेंजमेंट को हमने बोला है बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो आइसोमर which is arises due to the free rotation, those isomer which is arises due to the free rotation known as a conformational isomerism। मतलब ऐसे आइसोमर्स जो फ्री रोटेशन से अराइज होते हैं उन्हें हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बोलते हैं, और जहां पर फ्री रोटेशन नहीं होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मतलब ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि बेटा यहां पर जो है हम बात करेंगे रोटेशन की। रोटेशन के बारे में कैसे बात करेंगे, अभी इसके बारे में एक पॉइंट भी यहां पर लिखेंगे। जैसे बेटा यहां पर ये CH3, ये CH3 है। अब इस CH3 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये इस तरह से एक बॉन्ड बनाया, ये करीना है, इस करीना पर 3 हाइड्रोजन है, ये करीना है, इस पर 3 हाइड्रोजन है। इस तरह का जो प्रोजेक्शन बना इसे सौहार्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, इस करीना और इस करीना के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। अब फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है मतलब इस करीना और करीना के बीच में ये फ्री रोटेशन हो रहा है। मतलब ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से बनते हैं वहां पर हम इसका एनालिसिस कन्फर्मर में करते हैं। जैसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको देखिए, ये फ्रंट वाली करीना, ये बैक वाली करीना, ये फ्रंट वाली करीना, ये बैक वाली करीना, और इस करीना और करीना के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में बेटा फ्री रोटेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और इस रोटेशन के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो एनर्जी बेटा रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। जैसे इस डीएन ब्रांड का गर्दन आप देखिए रोटेट हो रहा है,
हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा। इस रोटेशन के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ये रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। अब यहां से आगे नहीं घूम सकता, अगर इससे आगे घुमानी है तो और एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर इस तरह से 360 डिग्री घूम जाएगी। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कॉन्फर्मेशनल की। करीना और करीना के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। करीना और करीना के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इस सिंगल बॉन्ड में जो फ्री रोटेशन होता है, इस रोटेशन के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो एनर्जी बच्चा रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है। और जब ये रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है तो ये रोटेशन होता रहता है और ये जो होता है एनर्जी वो रहेगा 325 किलो कैलोरी पर मोल। 325 किलो कैलोरी पर मोल। तो बच्चों इस तरह का एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहां पर रहता है। इतना एनर्जी 3 से 5 किलो कैलोरी, इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मिल जाएगा तो फ्री रोटेशन होगा। अब क्वेश्चन आता है कि दुनिया में इतनी सारी चीजें घूम रही है, ये हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया? दुनिया में इतनी सारी चीजें घूम रही है, ये हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया? तो चलिए इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां पर बच्चों ये प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को बच्चों हमने बोला है न्यूमान प्रोजेक्शन। क्या बोला है? न्यूमान प्रोजेक्शन या सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन कैसे बच्चों? बड़ा मतलब 3 तरह के प्रोजेक्शन होते हैं यहां पर। एक होता है न्यूमान प्रोजेक्शन, एक होता है सोहर्स प्रोजेक्शन, एक होता है फिशर प्रोजेक्शन। अब ये क्या है? मान लीजिए बच्चों ये कुत्ते का पिल्ला है, ये कुत्ते का पिल्ला है। अब इस कुत्ते के पिल्ले को ये 3 पापी थे, एक का नाम सोहर्स, एक का नाम फिशर और एक का नाम न्यूमान। तो ये कुत्ते का पिल्ला यहां से उठाया, मतलब ये जमीन पे रखा हुआ है, यहां से उठाया और अगर इस पिल्ले को साइड से देखा गया, साइड से देखा गया तो इसे हमने बोला सोहर्स प्रोजेक्शन। मतलब जो ये सोहर्स था, इस पापी ने क्या करा? कुत्ते के पिल्ले को उठाया और उसने इसको साइड से देखा। मतलब सोहर्स का मतलब इसने फोटो खींचा और उसको कहां से खींचा? साइड से खींचा। और साइड से खींचा तो ये कौन सा प्रोजेक्शन कहलाया? सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन कैसे कहलाएगा? इसके लिए आप इतना सा ध्यान रख सकते हैं बेटा, ये देखिए आपको जो है हॉर्स लाइक, ये करीना 3 हाइड्रोजन, ये करीना 3 हाइड्रोजन, ये देखो हॉर्स लाइक नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये हॉर्स लाइक नजर आया, इसलिए सोहर्स नहीं है। इस सोहर्स पापी ने क्या करा? कुत्ते के पिल्ले को उठाया और साइड से देखा और साइड से जो देखा उसका नाम दे दिया इसने सोहर्स प्रोजेक्शन। बच्चों अब इसमें आता है एक और प्रोजेक्शन आता है जिसका नाम होता है न्यूमान प्रोजेक्शन। बच्चों ये न्यूमान प्रोजेक्शन जो होता है, ये जो न्यूमान प्रोजेक्शन होता है ये क्या चीज है? ये कुछ नहीं है। न्यूमान ने, सोहर्स ने कुत्ते के पिल्ले को साइड से देखा, न्यूमान पापी ने उठाया और इसे फ्रंट से देखा। जब न्यूमान पापी ने इसे उठाया तो इसे फ्रंट से देखा तो ये फ्रंट कार्बन नजर आया। तो न्यूमान प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट और इससे 3 बॉन्ड कनेक्टेड हैं, जोड़ दिए। और इस फ्रंट के जस्ट बैक वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। और इससे भी 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तीनों बॉन्ड हमने जोड़ दिए। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अगर इन दोनों को मिलाकर लिखें, तो देखिएगा बेटा फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो सर्कल फ्रंट के बॉन्ड को फ्रंट से जोड़ दिया, बैक के बॉन्ड को बैक से जोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड न्यूमान projection, and in this Newman projection front carbon represented by dot। मतलब ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट करीना है और ये सर्कल से जो रिप्रेजेंट किया है इसे बैक करीना बोला गया है या बैक कार्बन आप इसे बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। सर क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझाया कहां बेटा?
ऐसे आइसोमर जो फ्री रोटेशन से अराइज होते हैं उसे हमने जो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की कैटेगरी में रखा है। वापस से देखिएगा, इस करीना और करीना के बीच में फ्री सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड में बच्चों फ्री रोटेशन हो रहा है। इस रोटेशन के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ये रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है, जिससे कि ये रोटेट होते रहते हैं। और ये अवेलेबिलिटी का रिक्वायरमेंट जो है 3 to 5 किलो कैलोरी है। जो साइड से पोज लिया उस साइड वाले पोज का नाम हमने दिया था सोहर्स प्रोजेक्शन। और दूसरा पापी आया, उसने इसको फ्रंट से देखा और फ्रंट से देखा तो इसको बोला न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब क्वेश्चन आता है, सर दुनिया में इतनी सारी चीजें घूम रही है, ये हमारे सिलेबस में क्यों रख दिया गया? तो चलिए आपके सिलेबस में क्यों रख दिया गया बात करते हैं। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। अभी आप देखो क्या सारे बॉन्ड एक दूसरे के सामने हैं? जी सर बिल्कुल है। अब बताओ बेटा, रोटेशन होने के बाद क्या सारे बॉन्ड एक दूसरे के सामने हैं? सर नहीं है। अब बताओ बेटा, क्या बॉन्ड एक दूसरे के सामने है? सर बिल्कुल है। अब बताओ बेटा, एक दूसरे के सामने है? नहीं है। क्या अब सामने है? बिल्कुल है। अब सामने है? नहीं है। अब सामने है? बिल्कुल है। अब सामने है? नहीं है। अब सामने है? नहीं है। अब सामने है। अब सामने है? नहीं है। अब सामने है। तो बच्चों ये फ्री रोटेशन जब हो रहा है तो ये बॉन्ड एट अ टाइम एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और एट अ टाइम एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं। एट अ टाइम एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और एट अ टाइम एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं। मान लीजिएगा बेटा, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ा और ये वाला बॉन्ड भी मैंने तोड़ा, तो ये आगे वाले कार्बन का बॉन्ड, ये पीछे वाले कार्बन का बॉन्ड। अब ध्यान से देखिएगा, आगे वाले कार्बन का बॉन्ड एंड पीछे वाले कार्बन का बॉन्ड क्या अभी एक दूसरे के सामने है? सर बिल्कुल है। अब है? नहीं है। अब है? बिल्कुल है। अब है? बिल्कुल नहीं है। अब है? बिल्कुल है। अब है? नहीं है। अब है? बिल्कुल है। तो अभी आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब देखो बेटा 0 डिग्री है, अब 60 डिग्री है, अब 0 डिग्री है, अब 60 डिग्री है। तो जब ये रोटेट हो रहे हैं तो बॉन्ड एक दूसरे से या तो 0 डिग्री के एंगल पर सामने आ रहे हैं या 60 डिग्री के एंगल पर सामने आ रहे हैं। अब इससे क्या होगा देखेंगे। अभी देखिए, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल है। कितने डिग्री के एंगल पर? सर 0 डिग्री के। अब कितने डिग्री के एंगल पर? सर 60 डिग्री के एंगल पर। अब कितने डिग्री के एंगल पर? 0 डिग्री के एंगल पर। अब कितने डिग्री के एंगल पर? 0 या 60? 60 डिग्री पर। अब कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब 60 डिग्री, अब 0 डिग्री। तो जब ये रोटेशन हो रहा है तो इस रोटेशन के दौरान बॉन्ड एट अ टाइम 0 डिग्री आ रहे हैं और एट अ टाइम 60 डिग्री आ रहे हैं। एट अ टाइम 0 डिग्री आ रहे हैं, एट अ टाइम 60 डिग्री आ रहे हैं। और इस रोटेशन के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल हो रही है। अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। मांगे से तो भाई साहब खुदा भी नहीं मिलता, बिन मांगे तो खुदा भी नहीं मिलता, उसको भी मांगना पड़ता है। ठीक है, इबादत करनी पड़ती है, दुआ करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है ऊपर वाले के पास जाने के लिए नहीं, उसको अपने अंदर समाने के लिए। चलिएगा, तो फ्री रोटेशन होने के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। अब जब रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अगर अवेलेबल है, जब रूम टेम्परेचर पर अगर एनर्जी अवेलेबल है तो भाई साहब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात हो गई। बात क्या हो गई कि अब हुआ क्या, तो अब समझिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ये पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अभी एक दूसरे के पास हैं, अभी दूर हैं, अभी पास हैं, अभी दूर है, मतलब अभी दूर है, अभी पास हैं। तो आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है, इस रिपल्शन का नाम होता है
टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या नाम होता है? टॉर्शनल स्ट्रेन। आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है, इसका नाम होता है बच्चा टॉर्शनल स्ट्रेन। मतलब यहां पर जो है टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो हम कहेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन जो है प्रेजेंट है। तो भैया ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास रिपल्शन करेंगे, धक्का मारेंगे। जब आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास हैं, रिपल्शन क्रिएट हुआ, धक्का मारेंगे, ऊर्जा एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। जब एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, और स्टेबिलिटी कम हो गया तो देखो भाई, अभी आपसे पूछूं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास हैं या दूर हैं? पास हैं। अभी दूर है, पास है, दूर है, पास है, दूर है, पास है, दूर है, पास है। तो जब ये रोटेशन कर रहे हैं तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास एट अ टाइम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एट अ टाइम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जब ये पास रहेंगे तो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्शन लगेगा, उस रिपल्शन का नाम होगा टॉर्शनल स्ट्रेन। रिपल्शन बढ़ा, ऊर्जा बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो अभी बताइएगा, यहां पर ये एक दूसरे के जो है पास हैं, तो अभी पास हैं तो दोनों के बीच में जो है ऊर्जा मैक्सिमम, अभी ऊर्जा मिनिमम, अभी ऊर्जा मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो जब ये रोटेशन हो रहा है तो इस रोटेशन के दौरान एट अ टाइम एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम हो रही है। जब ऊर्जा एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए पापियों या बताइए देवियों सज्जनों, अभी एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम? सर मैक्सिमम है। अभी क्या है? मिनिमम है। अभी क्या है? मैक्सिमम। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? मिनिमम हो गई। अब अगर आपसे पूछें एनर्जी, अभी आपसे पूछा जाए कि यहां पर अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम, अभी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अब स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। बताओ बेटा, स्टेबिलिटी, ऊर्जा मैक्सिमम हुई तो स्टेबिलिटी मिनिमम, ऊर्जा मिनिमम हुई तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, ऊर्जा मैक्सिमम हुई तो स्टेबिलिटी मिनिमम। तो भैया अब समझने की कोशिश कीजिएगा, इस करीना और करीना के बीच में फ्री रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है, और इस फ्री रोटेशन के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है, जिससे कि ये रोटेट होता रहता है। तो एनर्जी मिला, रोटेशन होता रहा, होता रहा, होता रहा। तो एनर्जी मिला, रोटेशन होता रहा, होता रहा, होता रहा। जब रोटेशन हुआ, बॉन्ड एक दूसरे के सामने आए, सामने आए, फिर बीच में आए, फिर सामने आए, फिर बीच में आए। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से जो है कांड हुआ है, और कांड क्या हुआ है अभी हम देखेंगे। बच्चों अभी जो है रोटेशन के दौरान ये एट अ टाइम अनस्टेबल हुआ, एट अ टाइम स्टेबल हुआ, एट अ टाइम अनस्टेबल हुआ, एट अ टाइम स्टेबल हुआ। बस इसी स्टेबिलिटी और एनर्जी का एनालिसिस जो है हम कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस में करते हैं। मतलब बच्चों यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्टेबिलिटी और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो भैया यहां पर घूमने के लिए ऊर्जा की जरूरत रूम टेम्परेचर पर। अब बच्चों अब चीज ध्यान रखिएगा, जब ये घूम रहा है, जब ये घूम रहा है तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो लेंथ है, कोई लेंथ है, जैसे ये कार्बन है, घूम रहा है भाई साहब, ऐसे देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? बिल्कुल घूम रहा है। तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन घूम रहा है तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ रोटेशन के दौरान जो है सेम रहती है।
जब ये घूम रहा है, जब ये पंखुड़ी घूम रही है या फ्रंट कार्बन घूम रहा है, तो इस कार्बन और इनके बीच का जो एंगल है इसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो अभी देखो घूमने पर बॉन्ड एंगल में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसके बीच में अगर 109 है तो 109 बना है, यहां 109 है तो 109 बना है। मतलब रोटेशन के दौरान जो है, इस रोटेशन के दौरान जो है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। बट जब ये रोटेशन हो रहा है, जब रोटेशन हो रहा है तो आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच के एंगल में चेंजेस आ रहा है, और आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच के एंगल का नाम होता है डाइहेड्रल एंगल। तो चलिएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट करा, 3 बॉन्ड थे जोड़ दिए। बैक कार्बन, इसके जस्ट पीछे वाली करीना को हमने बैक कार्बन बोला, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। 3 बॉन्ड कनेक्टेड है, तीनों बॉन्ड कनेक्ट कर दिए। अब यहां पर अगर हमने आगे बढ़े तो न्यूमैन प्रोजेक्शन को कंबाइन फॉर्म में हमने लिखा, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, फ्रंट के बॉन्ड फ्रंट से जोड़ दिए, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, सर्कल के बॉन्ड सर्कल से जोड़ दिए। अभी मैंने दोनों को अलग करके लिखाया ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फ्रंट के बॉन्ड फ्रंट से जोड़ो, फ्रंट के जो बॉन्ड फ्रंट से जोड़ो, बैक के बॉन्ड बैक से जोड़ो। अभी जोड़ दिया है और यहां पर ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो बच्चों, आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एक एंगल है, इसे हमने बोला थीटा, और थीटा एंगल को हम बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, जो कि चेंज होता रहता है। रोटेशन के दौरान आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल चेंज होता रहता है। तो अब इस रोटेशन के दौरान स्टेबिलिटी और एनर्जी में जो चेंजेस आया है, उसी का एनालिसिस बच्चों हम यहां पर करते हैं कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस में। तो बच्चों, यहां पर 2 तरह के कॉन्फर्मर बनते हैं। एक कॉन्फर्मर का नाम होता है, या एक कन्फर्मेशन का नाम होता है इक्लिप्स्ड, और दूसरे कन्फर्मेशन का नाम होता है स्टैगर्ड। तो एक कन्फर्मेशन इक्लिप्स बनता है और एक कन्फर्मेशन स्टैगर्ड बनता है। एक इक्लिप्स बनेगा, एक स्टैगर्ड बनेगा। अब इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बारे में बात करें, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, मतलब आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होगा, तो इसे हमने नाम दिया है, और वो नाम क्या होगा? उस नाम को हमने दिया है बेटा स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड। और जब आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, तो इसको नाम दिया स्टैगर्ड। कैसे नाम दिया देखते हैं। CS3 दिया, एक को फ्रंट मान लो, एक को बैक मान लो। CS3 दिया, एक को फ्रंट मान लो, एक को बैक मान लो। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो भाई साहब, यहां पर आप देखिएगा, मैं इक्लिप्स बना रहा हूं। अभी आगे वाले बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये हमने कनेक्टेड रखे हैं। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, देन बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। इस बैक से भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, कनेक्टेड कर दिए। थीटा, आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री रखा। बच्चों, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन आया, इस रिपल्शन को हमने बोला टॉर्शनल स्ट्रेन। अगर टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ेगा तो जो एनर्जी है वो एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी या कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो इक्लिप्स्ड को बेटा ग्रसित बोलते हैं और स्टैगर्ड को बेटा सांतरित बोलते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाला दिमाग खराब हो गया कि का ग्रसित का सांतरित, भाड़ में जान दो, अपना अपना काम करो, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इसे हमने जो है बोला है इक्लिप्स्ड, और यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगा, और स्टेबिलिटी कम होगा तो यहां पर अनस्टेबल हो जाएगा। अगेन यहां पर हम बनाते हैं स्टैगर्ड वाला फॉर्म। तो स्टैगर्ड वाला फॉर्म बेटा फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो बच्चों, यहां पर मैंने जो है ये स्टैगर्ड वाला फॉर्म यहां पर बनाया, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिए साहब।
back carbon represented by circle, then back carbon represented by circle. अब थीटा जो डाइहाइड्रल एंगल है उसको 60 डिग्री रखना पड़ेगा। 60 डिग्री रखेंगे तो यहां पर जो है आप देखेंगे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर गए, पहले पास थे अभी दूर गए, और जब दूर गए तो टॉर्सनल स्ट्रेन बच्चों यहां पर कम हुआ, और टॉर्सनल स्ट्रेन अगर यहां पर कम हुआ तो एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी अगर कम हो गई तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो अब हम यहां पर जो बात करने जा रहे हैं कि हमें एग्जाम में, अगर एग्जाम में मोस्ट स्टेबल बनाना है तो मोस्ट स्टेबल में हम एक्लिप्स बनाएंगे या स्टैगर्ड बनाएंगे, ये एक चिंता का विषय यहां पर रहेगा, या दुविधा का विषय यहां पर रहेगा। तो दुविधा तो यहां पर बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। क्यों नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि स्टैगर्ड बनाएंगे या एक्लिप्स बनाएंगे? स्टैगर्ड या एक्लिप्स? स्टैगर्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें मिनिमम होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स यहां पर नोट करेंगे। सबसे पहले कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस का डेफिनेशन यहां पर लिख लेंगे, और वो क्या है? इसे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम रोटामर भी बोलते हैं, क्योंकि रोटेशन से ये अराइज हो रहे हैं। तो इसके बारे में लिखे, दोज आइसोमर which are arises due to the free rotation, those isomer which are arises due to the free rotation known as a conformational isomers या कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस रोटेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस रोटेशन इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, और वो है 3 to 5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। अब बच्चों यहां पर आता है कि टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, तो इसका भी डेफिनेशन यहां पर एक पॉइंट, पहला पॉइंट हमने लिखा ये आइसोमर्स से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट हमने यहां पर लिखा, पहला पॉइंट लिखा हमने एनर्जी, दूसरा पॉइंट लिखा एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट टॉर्सनल स्ट्रेन का डेफिनेशन। इसमें लिखे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन the electrostatic force of repulsion मेरे साथ नोट कर लो, between the bonded electron of front carbon hydrogen atom and back carbon hydrogen atom known as a torsional strain. The electrostatic force of repulsion between the bonded electron of front carbon hydrogen atom and back carbon hydrogen atom known as a torsional strain. If torsional strain increases, then energy will increase and
स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन, अभी इसको पढ़ने मत बैठ जाना यार। आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का नाम क्या होगा? टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ा, एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, खत्म बात। अब बॉन्ड लेंथ as well as bond angle remain same during free rotation। बच्चों, फ्री रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं आता। फिर से देखिए, ये रोटेशन हो रहा है तो आगे जो कार्बन हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड लेंथ है भाई, ये बॉन्ड लेंथ है और ये इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का जो लेंथ है वो लेंथ वही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और जो एंगल है वो एंगल भी जो है वही बना रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, मगर जब रोटेशन हो रहा है तो आगे वाला बॉन्ड और पीछे वाला बॉन्ड का एंगल चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं डाइहाइड्रल एंगल। तो बट dihedral angle can be changed during during free rotation। और ethane will form infinite conformer। कन्फर्मर इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशन जो है वो इनफाइनाइट नहीं होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो हमने डिस्कस करा, इतना सा डिस्कस करा, तो स्टैगर्ड बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे। अगर मोस्ट स्टेबल पूछा है तो स्टैगर्ड बनाएंगे, मतलब एंगल जो है 60 डिग्री का रखेंगे। अब स्टैगर्ड में क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम एक एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस को खत्म करने के बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और वो क्वेश्चन आपके कल आने वाले टेस्ट के अंदर जो है आ रहे हैं। तो इसलिए जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।